लखनऊ की एक पुरानी लेकिन व्यवस्थित कॉलोनी में एक मकान था। बाहर से सामान्य दिखने वाला, पर अंदर एक रूप की रानी का निवास था। इस घर की खिड़की से जब भी कोई चेहरा झांकता, मोहल्ले वाले खुद ब खुद कह उठते, अरे देखो नंदिनी फिर से तैयार हो रही है। कहाँ जाती है ये रोज? नंदिनी वाकई बहुत खूबसूरत थी। लंबा कद, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर हर वक्त एक रहस्यमयी मुस्कान। नंदिनी बेहद सुंदर और आकर्षक थी। उसके चेहरे की चमक, चाल की नजाकत और पहनावे की शान मोहल्ले भर में चर्चा का विषय रहता था। लोग कहते थे कि वो फिल्मों में होती तो हीरोइन बन जाती, पर नंदिनी को फिल्मों में नहीं, अपने ही घर को स्टेज बनाकर जीने में मजा आता था। हर सुबह वो 3 घंटे आईने के सामने बिताती। नाखूनों की सफाई से लेकर आईलाइनर की परतों तक, सब कुछ ऐसा जैसे वो किसी अवार्ड शो में जा रही हो। उसके कमरे में एक विशाल शीशा था, जिसे वो आईना नहीं, अपना भगवान मानती थी। वो घंटों उसमें खुद को निहारती, बालों को संवारती और बोलती, तू दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है नंदिनी, तेरी जैसी कोई नहीं। नंदिनी बचपन से ही सुंदरता को ही सबसे बड़ी ताकत मानती थी। नंदिनी की सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा गर्व और अभिमान था। स्कूल में लड़कियां उससे चलती थी, कॉलेज में लड़के उसके पीछे पागल रहते, लेकिन नंदिनी का सपना था कि किसी ऐसे लड़के से शादी करना जो उसे महारानी बनाकर रखे। नौकर चाकर, महंगी गाड़ी, हर हफ्ते मॉल, हर महीने घूमने जाना। पर किस्मत ने उसे मिलाया राजीव से। राजीव एक साधारण सा स्कूल शिक्षक था जो विज्ञान विषय पढ़ाता था। उसका पहनावा सीधा साधा, बातों में विनम्रता और आदर्शों में आस्था। पहली बार जब नंदिनी ने राजीव को देखा तो सोचा, ना स्टाइल है ना पैसा, लेकिन क्या करूं, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। विवाह हो गया। राजीव खुश था, लेकिन नंदिनी, वो तो अभी भी सपनों में बॉलीवुड के सेट देखती थी। उसे हर वक्त शिकायत रहती, तुम मुझे बाहर घुमाने क्यों नहीं ले जाते? ये सस्ती सी ड्रेस पहनकर मैं कैसे लोगों से मिलूं? मेरी सहेली रितिका के पास हीरे की रिंग है, मुझे क्यों नहीं दिला सकते तुम? राजीव मुस्कुराता, नंदिनी मैं तुम्हें प्रेम से रखता हूँ, जिंदगी आराम से चल रही है और क्या चाहिए? लेकिन नंदिनी के लिए प्रेम, सम्मान, सादगी ये सब बहुत छोटे शब्द थे। उसके लिए जीवन का मतलब था रूप, पैसा और दिखावा। मोहल्ले की औरतें नंदिनी से दूरी बनाती थी। वो कहती, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, इसे बस मेकअप, फैशन और ड्रेसेस की बातों से मतलब है। कुछ पुरुष उसकी सुंदरता से मोहित थे, तो कुछ सिर्फ हसरत भरी नजरों से उसे देखते रहते। लेकिन नंदिनी को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान बस एक चीज पर था कि कैसे वह खुद को बाकी महिलाओं से बेहतर दिखा सके। रात को जब नंदिनी सबके सो जाने के बाद आईने के सामने बैठती तो घंटों खुद को देखती। कभी मुस्कुराती, कभी होठों पर उंगली फिराती, कभी अपनी आंखों की गहराई नापने की कोशिश करती। लेकिन गहराई वो तो कहीं थी ही नहीं उसकी। उसका जीवन ऊपरी चमक से भरा था, अंदर सिर्फ शून्यता। वो खुद से कहती, मैं किसी साधारण जिंदगी के लिए नहीं बनी। ये राजीव, ये गृहस्थी सब बोझ है मेरी सुंदरता पर। उसे लगता है कि वह एक मध्यम वर्गीय पिंजरे में कैद हो गई है। नंदिनी का वैवाहिक जीवन असंतोष बढ़ता गया, और यहीं से शुरू हुआ वो अहंकार जिसने एक औरत को घर की रानी बनने से रोक दिया और धीरे धीरे उसे घर की बेगानी बना डाला। शादी को 6 महीने हो चुके थे। नंदिनी अब उस नई नवेली दुल्हन की तरह नहीं थी जो हर चीज को उत्सुकता से देखती है। अब उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी, आवाज में उब और बातों में ताने। सुबह सुबह राजीव चाय बनाकर लाता तो नंदिनी मुंह फेर लेती। दूध पतला है, चाय में खुशबू नहीं है, तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। वह साधारण पति से असाधारण अपेक्षाएं रखने लगी थी। राजीव चुपचाप सुनता और फिर स्कूल पर निकल जाता। उसे स्कूल पहुंचने में बस लगती थी और रास्ते भर वह यही सोचता
क्या मैं नंदिनी को खुश नहीं रख पा रहा? दिन में नंदिनी का प्रोग्राम तय था। पहले ब्यूटी पार्लर, फिर बाजार, फिर दोपहर की नींद और फिर शाम को सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाना। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अब उसके लिए दुनिया से ज़्यादा अहम हो चुका था। कैप्शन होता, अ क्वीन डिजर्व डायमंड्स नॉट एक्सक्यूजेस, और तस्वीर में होती उसकी सजी धजी साड़ी, झील सी आंखें और पीछे से दिखता साधारण सा ड्राइंग रूम। लेकिन तस्वीरें झूठ बोल सकती है, जीवन नहीं। राजीव दिन भर बच्चों को पढ़ाता और शाम को थककर घर लौटता। वो कोशिश करता कि नंदिनी को कहीं बाहर ले जाए, पर उसके पास ना गाड़ी थी, ना ब्रांडेड कपड़े। जब उसने एक बार नंदिनी से कहा, अगर हम दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा बचाए तो एक स्कूटी ले सकते हैं, तो नंदिनी हंस पड़ी। स्कूटी? मैं उस पर बैठूं? मेरी सहेलियां तो कार में घूमती हैं। तूने मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया है राजीव। राजीव का चेहरा उतर गया। वो जानता था वो कुछ कहेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। नंदिनी को राजीव के साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। वह उसे केवल एक एटीएम मशीन समझती थी, जो समय पर सैलरी लाता है और फिर बाकी समय उसकी आलोचना सुनता है। एक शाम राजीव नंदिनी के लिए फूल लेकर आया। वो स्कूल से लौटते हुए सड़क किनारे से गुलाब ले आया था, साधारण लेकिन प्यार भरे सच्चे दिल से। नंदिनी ने देखा और नाक सिकुड़ते हुए बोली, फूल? तुम्हें लगता है मैं इससे खुश हो जाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है मैं कितनी सस्ती हूँ? राजीव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मुझे लगता है तुम अब तक बहुत महंगी पड़ रही हो। और वह बात वहीं खत्म कर गया। शादी के 1 साल बाद जब नंदिनी माँ बनी तो उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। बेटी आकृति और बेटा अथर्व दोनों को पालने की जिम्मेदारी राजीव और एक आया के भरोसे छोड़ दी गई। नंदिनी तो कहती थी, मुझे माँ बनना था, आया नहीं। मैं बच्चा गोद में लेकर घूमने के लिए नहीं, पार्टी में सजने की उम्र में हूँ। बच्चों का दूध, डायपर, स्कूल एडमिशन सब राजीव देखता। नंदिनी बस बच्चों के साथ फोटो खिंचवाती और सोशल मीडिया पर लिखती, माय लिटिल एंजल्स, मदरहुड इज ब्लेसिंग। पर असल जीवन में वो उन्हें बमुश्किल 10 मिनट भी नहीं देती थी। माँ तो सिर्फ वो नाम की थी, असली जिम्मेदारी तो राजीव ही उठाता था। स्कूल मीटिंग्स, खाना, देखभाल सब राजीव ही करता। जब बच्चे उसे माँ कहते तो उन्हें डांटती, कहती कि तुम दोनों मुझे मॉम कहा करो, माँ शब्द मुझे सूट नहीं करता। लेकिन बच्चे उसे माँ ही कहते हैं। नंदिनी की सहेलियाँ ऋतिका, मनीषा और कावेरी सब किसी न किसी बिजनेसमैन या बड़े अफसर की पत्नी थी। हर बार जब वो मिलती तो नंदिनी अपनी झूठी शान दिखाने में जुट जाती। अरे हम तो पिछली बार गोवा गए थे और अब कश्मीर का प्लान है। जबकि असलियत ये थी कि वो पिछले 2 सालों से कभी लखनऊ से बाहर ही नहीं निकली थी। सहेलियों के बीच सिर्फ होड़ थी कि कौन किससे ज्यादा बेहतर है। वो राजीव से कहती, मुझे कहीं बाहर घुमाने क्यों नहीं ले जाते? मैं क्या सड़ी हुई जिंदगी जीऊं? राजीव बस शांत रहता। वो जानता था बहस करने से नंदिनी के शब्द और जहर उगलेंगे। पर नंदिनी को ये जीवन कभी रास ही नहीं आया। उसे हमेशा शिकायत रहती, तुम्हारे पास है ही क्या देने को? मैं इस सुंदरता के साथ इस तंगहाल जिंदगी में क्यों जीऊं? वो हमेशा नई नई ड्रेसेस, महंगे मेकअप और सोशल मीडिया पर दिखावे की चीज़ों की फरमाइश करती रहती। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच एक खामोशी फैलने लगी। एकांत की शुरुआत हो चुकी थी। नंदिनी को राजीव से अब कोई वार्तालाप नहीं चाहिए था। राजीव भी बच्चों में अपने सुख ढूंढने लगा, लेकिन नंदिनी, वह अब और बड़े सपने देख रही थी। ऐसे सपने जिनमें राजीव की कोई जगह नहीं थी। राजीव और नंदिनी के बीच तनाव बढ़ने लगा था। गर्मी की एक सुबह थी। राजीव जल्दी उठ गया था, बच्चों का दूध गर्म कर रहा था और आकृति का स्कूल बैग तैयार कर रहा था। अथर्वा भी छोटा था, लेकिन दिन भर उसकी देखभाल में भी राजीव कोई कसर नहीं छोड़ता। दूसरी ओर नंदिनी अपने कमरे में गहरी नींद में थी। एसी की ठंडी हवा, सिल्क की चादर और आईने के सामने रात को रखे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की महक उसे उसके महल में रानी जैसा एहसास दिला रहे थे। माँ तो वो सिर्फ नाम की थी। आकृति धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। उसने धीरे से माँ के कमरे की खिड़की से झांका और कहा, माँ, मेरी स्कूल ड्रेस में बटन टूट गया है। नंदिनी ने आंखें खोलकर चिढ़ते हुए कहा,
तुम्हारे डैडी को कहो, मैं टेलर नहीं हूँ। आकृति चुप हो गई। वो लौटकर राजीव के पास आई और बोली, पापा, माँ मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। राजीव ने उसे गले से लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। राजीव कम वेतन में भी नंदिनी और आकृति अथर्व का पूरा ख्याल रखता था। नंदिनी का दिन सुबह 11 बजे शुरू होता, जब वो सबसे पहले ब्यूटी पार्लर जाती। बालों में कलर, चेहरा ग्लोइंग, भौहें तराशी हुई, यही उसकी तैयारी थी। बच्चों का टिफ़िन, उनकी स्कूल की मीटिंग्स, उनका होमवर्क, कुछ भी उसका विषय नहीं था। उसके पास पार्लर और पार्टी के लिए समय था, लेकिन अपने बच्चों के लिए बिल्कुल समय नहीं था। नंदिनी अब बच्चों से पूरी तरह भावनात्मक रूप से कटती जा रही थी। एक बार स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। आकृति बहुत उत्साहित थी कि माँ आएगी, पर उस दिन नंदिनी एक पार्टी ब्रंच के लिए गई थी। आकृति अकेली बैठी रही। टीचर ने पूछा, क्या आपकी माँ नहीं आई? आकृति ने सर झुका लिया। वो बिजी हैं। घर में बच्चे माँ की एक मुस्कान को तरसते थे, पर सोशल मीडिया पर नंदिनी खुद को परफेक्ट मॉम साबित करने में लगी थी। नंदिनी की सारी दुनिया सिर्फ खुद तक सीमित थी। बच्चों के स्कूल, उनके होमवर्क या उनके मन की बातें, उसे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। न आकृति के सपनों में, न अथर्व के संघर्ष में। वो तो सुबह तैयार होकर ब्यूटी पार्लर जाती, कभी जिम तो कभी कॉफ़ी हाउस। मदरहुड मोमेंट्स, माय सनशाइन किड्स, इन टैग्स के साथ वो बच्चों की तस्वीरें पोस्ट करती। पर असल में जब अथर्व बीमार होता तो वो गुस्से में आया से कहती, देखो अथर्व क्यों रो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। एक रात अथर्व को तेज बुखार था। राजीव सारी रात उसके पास बैठा रहा, माथे पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। नंदिनी दूसरे कमरे में सो रही थी और सुबह उठकर बोली, ओ गॉड, मेरी नींद खराब हो गई और तुम्हें भी कोई आराम नहीं। राजीव ने पहली बार तीखे स्वर में कहा, तुम्हारी नींद ज़्यादा ज़रूरी है या अपने बच्चे की जान? नंदिनी ने ताना मारा, अब तुम मुझे माँ बनना सिखाओगे? तुम्हारा बस चले तो मुझे भी बच्चों की आया बना दो, मेरी कोई जिंदगी नहीं है। राजीव चुप रह गया। उसके पास शब्द नहीं थे, बस चिंता और तकलीफ थी। राजीव जब बच्चों की परवरिश की चिंता करता तो नंदिनी ताने मारने लगती। नंदिनी की सहेली मनीषा का सुझाव था। एक दिन नंदिनी अपनी सहेली मनीषा के साथ कैफे में बैठी थी। मनीषा ने पूछा, तो दिन भर बच्चों से दूर रहती है, कोई गिल्ट नहीं होता? नंदिनी ने बेतकल्लुफी से कहा, बच्चे तो वैसे भी बड़े होकर दूर ही चले जाते हैं, अभी तो मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही हूँ, बाद में देख लेंगे। मनीषा ने एक क्षण चुप रहकर कहा, जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं जी जाती नंदिनी। बच्चे अगर बचपन में तुम्हें माँ के रूप में न पाए तो बड़े होकर वो तुम्हें इंसान के रूप में भी नहीं अपनाते। नंदिनी ने हंसते हुए बात टाल दी, पर ये शब्द उसके कानों में देर तक गूंजते रहे। सच्चाई ये थी कि नंदिनी माँ के रूप में असफल थी। उसकी बच्चों से बढ़ती दूरियां और आत्ममुग्धता के कारण परिवार में हमेशा खामोशी छाई रहती थी। एक शाम अथर्व ने नंदिनी के पास जाकर कहा, माँ देखो, मैंने ड्राइंग बनाई है, आप, पापा, दीदी और मैं। नंदिनी उस वक्त फोन पर वीडियो कॉल में व्यस्त थी। उसने गुस्से से कहा, बेवकूफ़ों की तरह मत आओ मेरे पास, देख नहीं रहे हो मैं बात कर रही हूँ? अथर्व की आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे से बोला, माँ मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है। राजीव ने सुना और उसका दिल कांप गया। उस दिन उसने तय कर लिया कि वो अब बच्चों की माँ की उम्मीद में नहीं छोड़ सकता। नंदिनी पूरी तरह बच्चों की अनदेखी कर रही थी। नंदिनी अब एक ऐसी औरत बनती जा रही थी जो हर रिश्ते को अपनी सुंदरता और दिखावे की भेंट चढ़ा रही थी। बच्चों के मन में एक माँ की जो जगह होती है वो खाली होती जा रही थी, और जब कोई जगह खाली होती है तो या तो वहाँ दर्द पलता है या फिर दूरी। नंदिनी का दिन अब असल जीवन से ज़्यादा आभासी दुनिया में बीतता था। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर नंदिनी की दिखावटी ज़िंदगी चल रही थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, यही उसका नया संसार बन गया था। पर सोशल मीडिया की रानी वह बन चुकी थी। सुबह की पहली क्रिया थी सेल्फी और रात की अंतिम क्रिया कमेंट्स पढ़ना और रिप्लाई देना।
नकली लाइफस्टाइल और बाहरी लोगों से बढ़ती बातचीत जा रही थी। हाय गॉर्जियस, यू आर ट्रूली अ क्वीन। किसी हीरोइन से कम नहीं। इन लाइनों ने उसके भीतर एक झूठा आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। अब वो खुद को सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत ही नायाब समझने लगी थी। वो हर रोज नए कपड़े पहनती, बालों को अलग अलग स्टाइल में सेट करती और अपने फोन के कैमरे के सामने अलग अलग पोज देती। अब उसके आईने से आगे अब कैमरा था। आउटफिट ऑफ द डे, क्वींस वाइफ, नॉट अ सिंपल हाउसवाइफ। ऐसे हैशटैग के साथ वो अपनी तस्वीरें पोस्ट करती। उसे फॉलोअर्स तो मिलते हैं, पर घर में खालीपन बढ़ता जा रहा था। राजीव उसे देखकर चिंता में डूब जाता। वो पूछता, नंदिनी दिन भर क्या करती रहती हो इन साइट्स पर? नंदिनी जवाब देती, तुम नहीं समझोगे, ये मेरा टैलेंट है। कम से कम लोग तो तारीफ करते हैं, तुम तो बस ताने ही मारते हो। धीरे धीरे नंदिनी का व्यवहार और भी बदलने लगा। वो सोशल मीडिया पर घंटों लगी रहती, नए लोगों से बातें करती और अपनी खूबसूरती का जादू चलाती। धीरे धीरे नंदिनी के पोस्ट पर कमेंट करने वाले अजनबी पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ अजनबियों से उसकी दोस्ती भी बढ़ती गई। कुछ शायराना अंदाज में बातें करते तो कुछ खुले तौर पर चलो कहीं कॉफी पर मिले जैसी बातें। एक व्यक्ति था, शेखर शर्मा। उसने सबसे पहले नंदिनी को इनबॉक्स में मैसेज भेजा, आपकी आंखों में कुछ खास है, आप हर दिन और भी सुंदर लगती हैं। नंदिनी ने पहले उसे इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे शेखर की बातों में मिठास बढ़ी, नंदिनी का ध्यान खींचने लगा। राजीव अब देख रहा था कि नंदिनी घंटों फोन में घुसी रहती, कभी मुस्कुराती, कभी चेहरा छुपाकर हंसती। राजीव की टेंशन बढ़ती जा रही थी। वो पूछता, किससे बात कर रही हो? नंदिनी झल्ला उठती, तुम्हें हर वक्त जासूसी करनी होती है। मैं बच्ची नहीं हूँ, और हाँ, कम से कम ये लोग मेरी कदर करते हैं, तुम तो बस बोर करते हो। राजीव चुप हो गया। वो जानता था अब बात उससे नहीं, नंदिनी और उसकी दुनिया से है। शेखर ने एक दिन नंदिनी को वीडियो कॉल किया। शेखर ने अब नंदिनी को फंसाने के लिए चालाकी दिखानी शुरू कर दी। नंदिनी थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर कॉल उठा लिया। शेखर बोला, कसम से तुम कैमरे में और भी हसीन लगती हो। तुम्हें देखना, तुम्हारे साथ बैठना, ये तो किसी किस्मत वाले की ही बात होगी। नंदिनी मुस्कुराकर हंस पड़ी। शेखर ने फिर चारा फेंका, तो फिर कल लंच पर चलो ना, एक अच्छे रेस्टोरेंट में। मैं तुम्हें तुम्हारी स्टाइल की तरह ट्रीट करूंगा। नंदिनी ने पहले ना किया, फिर देर रात उसे मैसेज भेजा, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन नंदिनी ने नीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया और अपने मोबाइल में लोकेशन ऑन करके कैब बुक की। राजीव को बोला, मैं रितिका के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, बच्चे आया के पास है। रेस्टोरेंट में शेखर ने उसके लिए बर्थडे जैसा माहौल बना दिया था। मोमबत्तियाँ, फूल, गिफ्ट। नंदिनी खुद को फिल्म की हीरोइन जैसा महसूस कर रही थी। शेखर बोला, तुम्हारी जैसी सुंदर महिला का पति अगर तुम्हें यूं अकेला छोड़ दे तो वो बेवकूफ़ है। नंदिनी ने शेखर को देखा और पहली बार किसी दूसरे पुरुष की नज़रों में आत्ममुग्धता से भरा हुआ सम्मान देखा, या शायद ऐसा लगा। पहली मुलाकात उसे बहुत अच्छी लगी। झूठी शानो शौकत का आस्वाद चखा था। घर लौटकर नंदिनी आईने के सामने बैठी और बोली, तुम वाकई एक रानी हो, जिसे सिर्फ राजा की दरकार है, और वो राजीव नहीं है। बच्चे सोने की कोशिश कर रहे थे। राजीव बच्चों को कहानी सुना रहा था और नंदिनी वो अजनबी के शब्दों को सीने में सजा रही थी। धीरे धीरे नंदिनी और शेखर के बीच अनैतिक रिश्तों का जाल बनता जा रहा था। अब नंदिनी के जीवन में असली और नकली के बीच की रेखा मिटने लगी थी। उसे यह समझ में नहीं आया कि जो शब्द उसे अच्छा लग रहे हैं वो सिर्फ लालच है, सम्मान नहीं। अब नंदिनी की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहां सुबह आईने के सामने तैयार होने में समय जाता था, अब वही तैयारी शेखर के लिए होती थी। शेखर का उसकी जिंदगी में प्रवेश हो चुका था। वो कहता है, मैं गुलाब सी लगती हूँ इस रंग में, उसको मेरी आंखें पसंद है, आजकल काजल गहरा लगाना चाहिए। वो अब किसी पत्नी या माँ के भाव में नहीं रहती थी, वह सिर्फ प्रेमिका के रूप में रहती।
उसके चेहरे पर एक अलग किस्म की चमक थी, मोहक लेकिन झूठी। नंदिनी और शेखर की बीच की नजदीकियां पड़ती जा रही थी। शेखर और नंदिनी अब हफ्ते में 2-3 बार मिलते थे। ये मुलाकात गुप्त होती, कैफे, रेस्टोरेंट, कभी कभी बाहर के रिसोर्ट भी। शेखर उसे महंगे गिफ्ट देता, ब्रांडेड परफ्यूम, डिजाइनर सैंडल, जरीदार साड़ी, मोबाइल फोन। शेखर उसका महंगा मेकअप, गहने और शॉपिंग खर्च उठाने लगा। बदले में नंदिनी उसे अपना सच्चा साथी मानने लगी। नंदिनी को लगता, कभी किसी ने मुझे इतनी अहमियत नहीं दी। राजीव ने तो बस अपनी जिम्मेदारियों की थाली परोस दी, प्यार कभी नहीं दिया। घर पर नंदिनी राजीव से कहती, रितिका की मम्मी अस्पताल में है, वहां जाना है। मनीषा का बर्थडे है, शाम तक वहीं हूँ। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है, समय देना पड़ता है। राजीव को कुछ संदेह हुआ, लेकिन उसने भरोसे की डोर नहीं छोड़ी। वह उसकी बातों पर शक करता, लेकिन सबूत नहीं था। बस कुछ असहजता और बच्चों की बढ़ती उपेक्षा जो लगातार उसे चुभती थी। एक दिन राजीव ने पूछ ही लिया, नंदिनी, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी चमक है, तुम सच में कहीं और जा रही हो ना? नंदिनी ने आंखें तरेर कर कहा, तुम्हें हर बात में शक होता है? हाँ, मैं बाहर जाती हूँ क्योंकि मुझे बंद कमरे में घुटन होती है। और क्या करूँ, घर में तो ना कोई बात करता है ना कोई समझता है। राजीव चुप रह गया। वो जानता था बहस में जीत पाना संभव नहीं है, और हार वो पहले ही रहा था। रात के रंग रिश्तों की राख बनते जा रहे थे। एक दिन शेखर ने नंदिनी को एक निजी फार्म हाउस पर बुलाया। वहां शराब, संगीत और झूठे वादों की रंगीनी थी। नंदिनी थोड़ा घबराई, लेकिन शेखर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, अब तो तुम मेरी हो। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो राजीव कभी नहीं दे सकता। महंगे गिफ्ट, कॉफी डेट्स, छिपे हुए मिलन बढ़ते जा रहे थे। नंदिनी को लगता है कि अब उसकी सच्ची जिंदगी शुरू हुई है। नंदिनी ने पहली बार खुद को एक नई पहचान में देखा। एक ऐसी औरत जो शादीशुदा थी, लेकिन किसी और की बाहों में सुकून खोज रही थी। नंदिनी का दृष्टिकोण अब बदलने लगा। उसे घर के सब लोग बोझ लगने लगे थे। राजू एक सीमित तनख्वाह वाला बोरिंग आदमी, बच्चे, जिम्मेदारी और उसके समय की बर्बादी, और वो खुद एक ऐसी देवी जिसे देर से पूजा गया। वो अपने सोशल मीडिया पर अब और खुले पोस्ट डालने लगी। ट्रू क्वींस नेवर सेटल फॉर लेस, लव इज फ्रीडम नॉट कॉम्प्रोमाइज। शेखर के मैसेज आते, मिस कर रहा हूँ तुम्हारी वो मुस्कान जो सिर्फ मेरे लिए ही होती है। उसने अपने दोनों बच्चों की पीड़ा को नज़रअंदाज कर दिया था। अथर्व अब ज्यादा चुप रहने लगा था। आकृति की आंखों में अजीब सी नाराजगी थी। उन्होंने माँ से दूर रहना सीख लिया था, और शायद उसे भूलना भी। एक दिन आकृति ने पापा से कहा, पापा, मम्मी हमारे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है ना? राजीव ने देखा उसकी बेटी अब बड़ी हो रही है और बड़ों जैसी बातें कर रही है। उसे लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये घर सचमुच टूट जाएगा। धीरे धीरे राजीव का शक बढ़ता गया और पारिवारिक बिखराव की शुरुआत हो चुकी थी। नंदिनी ने रिश्तों की जमी को खुरच कर उस पर चाहतों का महल खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि जिस मिट्टी में वफा ना हो वहाँ महल नहीं टिकते, सिर्फ रेत के घरौंदे बनते हैं। राजीव उस दिन जल्दी घर लौटा था। आकृति और अथर्व स्कूल की छुट्टी की वजह से घर पर ही थे। नंदिनी ने बताया, रितिका की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल ले जाना है, जरूरी है। राजीव ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह प्रश्नों की एक परत तैरती रहती थी। नंदिनी तैयार होकर निकली। हल्के गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी, हाथ में ब्रांडेड पर्स और चेहरे पर वही आत्ममुग्ध मुस्कान। आकृति अब 10 साल की हो चुकी थी। उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों ने माँ के बदलते चेहरे और स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। आकृति की जिज्ञासा माँ को लेकर बढ़ती जा रही थी। उसने पूछा, पापा, क्या माँ वाकई रितिका आंटी के पास जा रही हैं? राजीव ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली। पता नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? आकृति ने धीरे से कहा, क्योंकि रितिका आंटी तो कल ही हमसे बाजार में मिली थी और कह रही थी कि वो मुंबई जा रही हैं। राजीव कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें पल भर भर आई। नंदिनी के जाने के आधे घंटे बाद आकृति बाहर झांक रही थी।
उसी वक्त उसकी सहेली की माँ स्कूटी लेकर मोहल्ले में आई। आकृति ने उनसे कहा, आंटी मुझे स्टेशन रोड तक छोड़ देंगे क्या? किसी बहाने से वो नंदिनी का पीछा करने निकल गई, बिना बताए बिना सोचे कि वो क्या देखेंगी। नंदिनी और शेखर शहर के बाहरी इलाके के एक फैंसी होटल में कॉफी पर बैठे थे। शेखर उसके हाथ पकड़कर कह रहा था, तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि जिंदगी की असली रंगत यही है। और नंदिनी अपनी सुंदरता की गर्माहट से और भी तृप्त होती जा रही थी। उधर आकृति होटल के बाहर खड़ी थी। उसके मन में डर, आशंका और बेचैनी थी। अचानक उसे खिड़की से अपनी माँ दिखाई दी, किसी अजनबी पुरुष के साथ हंसते हुए, जैसे कोई प्यारा रिश्ता हो। आकृति की आंखें फट रही थी। उसके बचपन का सबसे खूबसूरत शब्द माँ उस क्षण धुंधला और बदरंग हो गया। वो चुपचाप लौट आई, किसी से कुछ कहे बिना। रात को जब राजीव अथर्व को सुला रहा था, आकृति उसके पास आई। वो थोड़ी देर तक चुप खड़ी रही, फिर बोली, पापा, अगर कोई माँ गलत रास्ते पर चल जाए तो क्या उसके बच्चे उससे प्यार करना बंद कर देते हैं? राजीव चौंका। बेटा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? आकृति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैंने मम्मी को आज देखा, किसी अंकल के साथ होटल में। वो उन्हें प्यार से गले लगा रही थी। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए सिर्फ यही कहा, जो तुमने देखा वही सच है बेटा। मासूम बेटी आकृति की आंखों से एक माँ का दोहरा चेहरा सामने आ जाता है। उस रात राजीव बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। हवा गर्म थी, लेकिन उसके दिल में ठंडक, कड़वे सच की ठंडक उतर चुकी थी। जब नंदिनी घर लौटी तो राजीव ने बिना कुछ बोले पूछा, रितिका की तबीयत कैसी है? नंदिनी थोड़ी चौंकी, फिर बोली, वो ठीक है, बस दवाई देकर आई हूँ। राजीव ने गहरी नज़र से उसे देखा और कहा, झूठ का रंग कभी भी चेहरे से उतर ही जाता है नंदिनी। नंदिनी गुस्से में बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? राजीव शांत स्वर में बोला, अब मतलब तुमसे नहीं, तुम्हारे कर्मों से पूछा जाएगा। वो कमरे में चला गया, अकेला नहीं बल्कि अपनी बेटी की टूटती मासूमियत के साथ। नंदिनी ने जो जहर बोया था, उसकी पहली चोट उसके ही घर के सबसे मासूम हिस्से बेटी की आंखों ने झेली। कभी कभी हम जिस छलावे को आज़ादी समझते हैं, वही अपने ही बच्चों के भविष्य की बेड़ियां बन जाती है। राजीव अब नंदिनी से आमने सामने सच की बात करता है। वह अपने रिश्ते की सीमाएं तय करता है और नंदिनी को निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। एक पति अपनी सहनशीलता की सीमा पार कर जाता है और पहली बार एक स्त्री को उसके नकली महल के भीतर आई दरारें दिखाई देती है। सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। उस रात राजीव ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चों को अपने कमरे में सुला लिया और नंदिनी के कमरे से दूर हो गया। नंदिनी ने सोचा, शायद डर गया है या फिर कोई बहाना ढूंढ रहा है। जो भी हो, मैं अब डरने वाली नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि राजीव अब डर नहीं रहा था, तैयारी कर रहा था उस रिश्ते का सच सामने लाने की। अगली सुबह राजीव ने रोज की तरह चाय बनाई, बच्चों का टिफिन तैयार किया। नंदिनी तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर वैसी चमक नहीं थी। राजीव ने टेबल पर 2 कप रखे। नंदिनी बैठी और बोली, कल बहुत थकान हो गई थी। रितिका की तबीयत सच में खराब थी। राजीव ने कप से एक घूंट लिया, फिर बिना किसी झिझक के पूछा, रितिका तो मुंबई में थी ना? नंदिनी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो झल्लाकर बोली, अब तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? राजीव का स्वर कठोर लेकिन संयत था। नहीं, तुम्हारी बेटी ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। आकृति ने सब बताया है। नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसका चेहरा नहीं आईना टूट गया हो। राजीव ने नंदिनी से साफ साफ पूछ लिया, क्या तुम्हारा किसी और से रिश्ता है? नंदिनी ने गुस्से में कहा, हाँ है, क्योंकि तुम मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। मैं इस घुटन भरी जिंदगी से ऊब चुकी हूँ। राजीव अब किसी शिकवा या शिकायत के मूड में नहीं था। वो बोला, मैंने बहुत कोशिश की नंदिनी, तुम्हें मान सम्मान दिया, स्वतंत्रता दी, लेकिन तुमने हर रिश्ते की मर्यादा तोड़ दी। एक पत्नी, एक माँ, एक स्त्री होने का मतलब सिर्फ रूप नहीं होता, जिम्मेदारी भी होती है। नंदिनी ने रोष में कहा, मुझे जो जिंदगी चाहिए थी वो तुम कभी दे ही नहीं सकते थे। मैं कोई मिडिल क्लास नौकरानी बनकर नहीं जी सकती। राजीव की आंखों में एक उदासी थी, पर अब उसमें आंसू नहीं थे, बस निर्णायक ठंडक थी। तो आज के बाद वो मिडिल क्लास पति भी नहीं रहेगा जिसकी ज़रूरत तुम्हें
कभी नहीं थी। राजीव ने नंदिनी के सामने दो विकल्प रखे, या तो तुम बच्चों के साथ रहो, अपने किए का प्रायश्चित करो और पूरी तरह शेखर जैसे लोगों से रिश्ता खत्म कर लो, या फिर अपनी आज़ादी की दुनिया में लौट जाओ, लेकिन इस घर, इन बच्चों और इस पति से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। नंदिनी कांप गई। उसे पहली बार लगा कि वो जिस रूप पर इतराती थी वो अब उसके पास सिर्फ आईने तक सीमित हो गया है। नंदिनी ने आकृति के कमरे में झांका। आकृति अपनी किताबों में उलझी थी, पर आंखों में माँ के लिए एक साफ सवाल था, क्या तुम सच में मेरी माँ हो? नंदिनी आगे बढ़ी, पर आकृति ने सिर्फ इतना कहा, अब मत छुओ मुझे, पापा ही मेरे सब कुछ है। नंदिनी वही दरवाजे के पास बैठ गई, टूटी घबराई और हारी हुई। राजीव ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हारी राह अलग है, मेरी अलग, लेकिन बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं और रहेंगे। अगले दिन नंदिनी ने शेखर को कॉल किया। तुम्हारे पास जगह है मेरे लिए? शेखर ने जवाब दिया, मेरे पास जगह तो है पर घर पर नहीं, और ना ही रिश्तों का झंझट है। फिर भी नंदिनी ने वो कॉल काटा नहीं। वो जानती थी उसके पीछे अब कई दरवाजे बंद हो चुके हैं और सामने सिर्फ एक खुला दरवाज़ा है जो शायद शेखर के ओर ही खुलता है। वो एक बैग लेकर घर से निकली, बिना विदाई, बिना आंसू, बिना सम्मान। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देती है कि हमें नीचे की जमीन की अहमियत ही भूल जाती है। नंदिनी ने जो बोया अब उसे उसी का फल मिलना शुरू हो गया था, पर यह तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। नंदिनी ने जब घर छोड़ा तो वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके मन में विचार था, अब मैं आज़ाद हूँ, अब कोई मुझे रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, अब जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगी। उसने फ़ोन पर शेखर से कहा, मैं आ रही हूँ। नंदिनी शेखर के साथ चली गई। शुरू में उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगा था, होटल, शॉपिंग, घूमना फिरना, पर कुछ ही महीनों में शेखर का रवैया बदलने लगा। वह सिर्फ नंदिनी के तन से अपनी हवस की भूख मिटाना चाहता था। धीरे धीरे उसका नंदिनी से मन भर गया था। वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इसलिए कहता है कि नंदिनी, हम लोग कितने दिन तक होटल में रहेंगे? एक काम करता हूँ, थोड़े दिनों के लिए तुम्हारे लिए एक कमरे का इंतज़ाम कर देता हूँ, फिर देखते हैं। नंदिनी को ये अजीब लगा, पर वह इस भ्रम में थी कि जल्द ही सब सामान्य हो जाएगा। उसे यकीन था, मैं जैसी हूँ वैसी हर मर्द चाहता है। शेखर मुझसे दूर थोड़े ही जाएगा। शेखर ने नंदिनी को शहर के बाहरी इलाके के एक सस्ते गेस्ट हाउस में रुकवाया। कमरा छोटा, फर्नीचर टूटा हुआ, चारों तरफ बदबू। ये वो 5 स्टार जिंदगी नहीं थी जिसकी नंदिनी कल्पना करती थी। अब शेखर 2 दिन बाद आया, बिना फूल, बिना मुस्कान। उसने पूछा, आप क्या करना चाहती हो? कुछ काम करोगी? नंदिनी चौंकी। काम? मतलब? शेखर ने सीधा कहा, तुम सुंदर हो, पर मैं तुम्हारे खर्च नहीं उठा सकता। कुछ ऑनलाइन मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, डील्स मिल सकती है, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। नंदिनी के चेहरे से जैसे सारी चमक खो गई हो। वो बोली, क्या? तुमने कहा था कि तुम मुझे रानी बनाकर रखोगे। शेखर हंसा, एक सस्ती कड़वी हंसी। रानी? तुमने खुद अपना घर छोड़ा, पति और बच्चों को छोड़कर मेरे पीछे आई, और अब तुम रानी बनने के सपने देख रही हो, सम्मान की जिंदगी मांग रही हो। नंदिनी को पहली बार ये एहसास हुआ कि जिसे वो प्रेम समझ रही थी वो महज एक भ्रम था, और वो सिर्फ मोहरा। शेखर का असली चेहरा उसके सामने था। वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण चाहता था। शेखर ने धीरे धीरे उसे अपने दोस्तों से मिलवाना शुरू किया। ये मेरी खास दोस्त है, थोड़ा प्यार से बात करना। उन पुरुषों की आंखों में वही ललक थी जो मांस के टुकड़े को देखकर शेर की होती है। नंदिनी अब खुद से नफरत करने लगी थी। एक रात जब एक अजनबी ने उसे छूने की कोशिश की, वो फूट फूट कर रो पड़ी। शेखर चिल्लाया, अब नखरे मत कर, तुम कोई देवी नहीं हो, तुम वही हो जिसने अपने घर परिवार को और अपने बच्चों को छोड़कर मेरे साथ आई थी, एक झूठे सपने के लिए। अब उसी रास्ते पर चलो। नंदिनी ने पहली बार खुद को खोखली आत्मा के साथ आईने में देखा। अब नंदिनी के रंगीन सपने चकनाचूर हो रहे थे, जिसमें नंदिनी का वह झूठा संसार जिसे उसने प्रेम, आज़ादी और स्टाइलिश जीवन समझा था, अपने असली बेरहम और खोखले रूप में सामने आ रहा है। उसके मन में अब घर लौटने की तड़प उठ रही थी। उसने एक दिन रात को फ़ोन उठाया और राजीव का नंबर डायल किया, लेकिन तुरंत काट दिया। वो जानती थी अब लौटना मुमकिन नहीं है।
और अगर लौट भी जाए तो क्या वो नजरें मिला पाएगी आकृति और अथर्व से? उसने मोबाइल बंद कर दिया। नंदिनी ने आईने में देखा। लिपस्टिक फैली हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे। क्या यही थी मेरी रानी वाली दुनिया? क्या यही था वो प्यार जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा? अब उसके पास ना पति था, ना बच्चे, ना इज्जत, ना घर, सिर्फ अकेलापन और आत्मग्लानि और पछतावा। उसे ना सम्मान मिलता है, ना अपनापन, बस उसका इस्तेमाल और अपमान किया जाता है। झूठे सपनों की सबसे बड़ी सजा यही है। वे जब टूटते हैं तो आत्मा की किरचें लगती हैं। नंदिनी ने समझा था कि खूबसूरत चेहरे और सुंदर शरीर से जिंदगी ऐशो आराम से जी जा सकती है, पर अब उसे समझ में आया कि सुंदरता तो वक्त के साथ ढल जाता है। पर रिश्तों की नींव अगर टूटी तो इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगता है। धीरे धीरे शेखर ने उससे दूरी बना ली। नंदिनी अकेली पड़ गई। अब उसकी रातें पछतावे के आंसुओं के साथ कटती। नंदिनी अपने किए पर पछताती। राजीव और बच्चों की याद उसे अंदर तक तोड़ देती। लेकिन क्या वो घर लौट पाएगी? क्या उसे माफ किया जाएगा? नंदिनी अब एक किराए के सस्ते कमरे में रह रही थी, जहाँ ना एसी था, ना बेड, ना जरूरी सामान। बस एक खिड़की थी जो धूप से भरी रहती और दीवारें जो उसकी हर आह सुनती। जिसने रिश्तों की जमीन पर अपने रूप और झूठे सपनों की इमारत खड़ी की, और अब वही इमारत अंधेरे में ढहती दिखाई दे रही थी। दिन अब भारी हो गए थे और रातें खौफनाक। अब उसके चेहरे की चमक कम होने लगी। बुढ़ापे की शुरुआत हो रही थी। एक दिन उसने कपकपाते हाथों से फिर से राजीव का नंबर डायल किया। 3 रिंग गई, 4, और फिर कॉल कट गया। और कुछ ही मिनट बाद राजीव का मैसेज आया। अब क्या चाहती हो? नंदिनी ने बहुत देर तक स्क्रीन को देखा, फिर कांपती उंगलियों से लिखा, बस माफी और एक बार बच्चों को देखने की इजाजत। तो राजीव ने साफ कह दिया, उनकी माँ अब तुम नहीं रही। नंदिनी बच्चों से मिलने जाती है। राजीव का साफ जवाब था, बच्चों की माँ बनने का अधिकार तुम खो चुकी हो। आकृति और अथर्व दोनों ही उससे कतराते हैं। वो एक डायरी लिखने लगी थी जिसमें हर पन्ना उसकी गलतियों, पछतावे और टूटी उम्मीदों से भीगा होता। मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मैं खुद को खूबसूरत दिखाना चाहती थी, पर अब चेहरे से भी डर लगता है। हर रोज आकृति और अथर्व की याद उसके दिल में चुभती थी। आकृति की वो मासूम बातें, अथर्व की हंसी, राजीव की प्यार भरी चुप्पी, सेवा, फिक्र। अब वो सब कुछ किसी पुराने फिल्म की तरह उसकी आंखों में घूमता रहता। एक बार वो बाजार में गई तो दूर से किसी छोटी बच्ची को देखकर सहम गई। आकृति? लेकिन वो आकृति नहीं थी। अब उसका मन छलावा भी बन गया था। लेकिन उस रात नंदिनी ने खुद से एक वादा किया, अब अगर जिंदगी मिली तो मैं खुद को किसी और की नज़रों के लिए नहीं, अब बच्चों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए जीऊंगी। अब नंदिनी ने एक महिला आश्रम में खाना बनाने का काम शुरू किया। वो सुबह 4 बजे उठती, रसोई में झाड़ू पोछा करती, वृद्ध महिलाओं के पैर दबाती। किसी ने कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। पर वो बस मुस्कुरा देती। अब सुंदर दिखना नहीं, सुंदर बनना है। हर दिन वह एक रूप से दूर होती जा रही थी और एक माँ के रूप में पुनर्जन्म ले रही थी। डायरी के पन्ने में बच्चों के नाम एक संदेश लिखती है, आकृति और अथर्व, जब तुम बड़े हो जाओगे और इस दुनिया के सच को समझोगे तो शायद उस एक औरत को माफ कर पाओगे जो सिर्फ दिखावे में बहकर अपने सबसे बड़े खजाने को छोड़ आई थी, तुम दोनों को। राजीव अब भी कभी कभी मोबाइल में नंदिनी का मैसेज पढ़ लेता था। कोई नई माफी, कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात। पर वह जवाब नहीं देता था। उसे अब गुस्सा नहीं था, बस दूरी की जरूरत थी। शायद आकृति के लिए, शायद खुद के लिए भी। प्रायश्चित कभी हल्का नहीं होता, वह रग रग में उतरता है, आंसुओं से आत्मा को धोता है और हर पल माफी की नहीं, आत्म ग्लानि की आग में चलता है। नंदिनी अब जान चुकी थी, रूप की रानी बनना आसान है, पर एक माँ, एक पत्नी और एक अच्छा इंसान बनना उससे कहीं ज्यादा बड़ी मुश्किल है। एक औरत जो अपनी गलती की आग में जलकर निखरी, अब वर्षों बाद अपने उसी घर लौटती है जिसे उसने अपने रंगीन सपनों के लिए त्याग दिया था। लेकिन क्या वो घर अब उसे स्वीकार करेगा?
क्या रिश्ते सिर्फ खून से जुड़ते हैं या समय और क्षमा से भी? अब 5 साल बीत चुके थे। नंदिनी के बालों में कुछ सफेदी की लकीरें उभर आई थी। चेहरे पर हल्की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अब झूठी चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी सच्चाई और विनम्रता थी। वह अब भी नारी वो अब भी महिला आश्रम में काम कर रही थी, लेकिन पिछले 1 महीने से वो शहर में वापस आ गई थी, एक आशा के साथ, अपने बच्चों को एक बार देखने की। नंदिनी उस गली में पहुंची जहां उसका घर था। सामने वही नीम का पेड़, वही लाल गेट, लेकिन अब उस पर नया रंग चढ़ा हुआ था। दरवाजे पर राजीव खड़ा था, हाथ में टिफिन और बगल में एक स्कूटी। अब वो ऑफिस नहीं, अपना छोटा सा बिजनेस चला रहा था। कुछ ही दूरी पर आकृति स्कूल ड्रेस में तैयार खड़ी थी। अब लगभग 15 साल की हो चुकी थी, पर चुप और गंभीर। नंदिनी ने उन्हें दूर से देखा, एकटक। कांपते हाथों से नंदिनी ने दरवाजा खटखटाया। राजीव ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर ना क्रोध था, ना उदासी, बस खामोशी थी। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, मैं कुछ मांगने नहीं आई, बस एक बार बच्चों को देखने आई हूँ और तुमसे कहने कि मैं अपने किए गए अपराध के पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा। आकृति दरवाजे के पास खड़ी थी, पर उसकी आंखें अब भी कठोर थी। नंदिनी ने आकृति की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन आकृति एक कदम पीछे हट गई। उसने कहा, आप हमारी माँ थी, लेकिन उस दिन जब आपने हमें छोड़ा, उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। आपने अपनी माँ होने का अधिकार उसी दिन खो दिया था। नंदिनी का दिल टुकड़ों में बिखर गया। उसने आंखें बंद की, आंसू बहने लगे। मैं माँ कहलाने के लायक नहीं रही, लेकिन क्या मैं एक बार तुम्हें गले लगा सकती हूँ? आकृति चुप रही, फिर बोली, एक बार, लेकिन माँ नहीं, एक अजनबी की तरह। नंदिनी ने उसे धीरे से गले लगाया। एक अजनबी की तरह ही सही, लेकिन वो स्पर्श उसकी आत्मा की सबसे गहरी प्यास बुझा गया। राजीव की ओर से अंतिम शब्द ये थे। राजीव बोला, नंदिनी, हम तुमसे नफरत नहीं करते, लेकिन विश्वास अब वो दीवार है जो कभी फिर से नहीं बन सकती। हम तुम्हें अपने घर में तो जगह दे देंगे, लेकिन अब दिल में जगह नहीं दे पाएंगे। लेकिन तुम अपने बच्चों से मिल सकती हो। नंदिनी ने सिर झुका लिया। मैं समझती हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। वो चुपचाप लौटने लगी। उसके चेहरे पर शांत स्वीकृति थी। नंदिनी दूर जा रही थी, गली के अंत तक। पीछे उसका घर था, जहाँ कभी वो रूप की रानी थी, लेकिन अब वो बाहर की औरत थी, एकदम बेगानी। लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी। उसकी चाल धीमी थी मगर स्थिर। तो दोस्तों, ये कहानी ये सिखाती है कि जीवन में सिर्फ रूप, पैसा और ऐशो आराम नहीं, रिश्तों, जिम्मेदारियों और सच्चे प्रेम की भी अहमियत होती है। और जब इंसान इन मूल्यों को ठुकराता है, तो अंत में उसे सिर्फ अकेलापन और पछतावा ही मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।